मैं जूते सिलना जानता हूँ, मैं साइकिल रिपेयर जानता हूँ, मैं स्कूटर रिपेयर जानता हूँ, मैं डेंटिंग पेंटिंग जानता हूँ और मैं फर्नेस चलाना जानता हूँ। इस गांव में 15-20 सालों से लोगों ने शादियां नहीं होती थी। अगर शादी लड़कियों की होती थी तो बाहर जाके करते थे। गांव की हालत इतनी खराब थी। अभी हमारे साथ दुनिया के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक अर्थशास्त्री साकेत कुशवाहा सर हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू, सभी को नमस्कार। सर के बारे में थोड़ा सा और परिचय मैं दूं तो साकेत सर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर भी रह चुके हैं और वर्तमान में ईटानगर राजीव विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। साथ ही साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के वर्तमान में प्रोफेसर भी हैं। सर के बारे में जितना परिचय मैं दूं उतना कम ही पड़ेगा। ये कृषि वैज्ञानिक हैं तो ज़्यादातर मैं आपको सर से कृषि के ऊपर बातचीत करूंगा, साथ ही साथ सर के जर्नी के बारे में बातचीत करूंगा। तो सबसे पहले सर एक बार फिर से आपको स्वागत है। धन्यवाद, सभी को नमस्कार। आप बिहार के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। जब आप वहाँ पर गए तो क्या स्थिति था? अभी तो वहाँ की स्थिति बहुत अच्छा हो चुका है और उस यूनिवर्सिटी का पूरी दुनिया में अभी नाम हो चुका है और ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ आप ही का देन है ये सब। धन्यवाद, थैंक यू। पहले तो मैं ये बताऊं कि विश्वविद्यालय का जो 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 व्याख्या है या परिभाषा है, उसमें ये मान के चलते हैं कि विश्वविद्यालय एक ऐसा स्थल है जहाँ पे पूरे यूनिवर्स के लोग आएंगे। यूनिवर्सिटी इज़ द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द यूनिवर्स, ऐसा मानते हैं। टैलेंटेड पीपल और यानी शिक्षक देने वाले, शिक्षा देने वाले और शिक्षा ग्रहण करने वाले, उसके साथ और भी विषयों में जैसे रिसर्च हो या सामाजिक विकास की बात हो, इन सभी का जो मेल मिलाप होता है वो विश्वविद्यालय के प्रांगण में होता है, ऐसा माना जाता है। जब मैं बिहार पहुंचा, 2014 फरवरी की बात है, 4 फरवरी की बात है, 4 फरवरी को मैंने ज्वाइन किया था। तो मैंने ये महसूस किया कि बच्चों को 3 वर्ष की डिग्री लेने में 5 वर्षों का समय लग रहा है। तो 5 वर्षों का समय लग रहा है। यहाँ पर मैं रोकना चाहूँगा। बिहार में कई ऐसे यूनिवर्सिटी हैं, खुद मैं उदाहरण हूँ। मेरा ग्रेजुएशन 5 साल में हुआ है, दूसरे की मैं क्या बात करूँ। मैं मगध यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया हूँ, तो आप जिस यूनिवर्सिटी में वहाँ के भी बातचीत कर रहे थे जी। तो 5 साल तो एक आम बात हो गई थी, 7 साल भी लगते थे। तो मैंने एक फार्मूला लगाया। मैंने ये किया कि जिस सेशन को लोग डिले कर रहे थे, मैंने उसको थोड़ा बचाने की कोशिश की। लेकिन मैंने जो प्रयोग किया वो प्रयोग ये था कि प्रथम वर्ष में एडमिशन को मैंने टाइम से किया और उसकी पूरे वर्ष की टाइम टेबल मैंने निकाल दी। तो उसमें पहला मेरा कार्यकाल का पहला साल जो था वो टाइम से हो गया और मैंने 3 वर्षों में 3 वो भी किए, कन्वोकेशन भी किए, दीक्षांत समारोह भी किए। वो सिर्फ इसलिए किया कि विद्यार्थियों का अधिकार है कि 3 साल की डिग्री 3 साल में मिले। साथ में मैंने ये मिथिला में एक परंपरा ये थी, वो शायद परंपरा किन्हीं कारणों से बनी होगी कि 9 साढ़े 9 बजे अगर क्लास लगने होते थे तो ज़्यादातर क्लास 11 बजे से लगते थे। तो मैंने ये महसूस किया, उसके पीछे कारण ये है कि समस्तीपुर, मधुबनी और बाकी जिलों से या भागलपुर से आने वाली ट्रेन जो है वो 11 बजे आती थी दरभंगा। तो 11 बजे से 1 बजे तक, उसके बाद वो शायद 2 बजे के आसपास वापस जाती थी। तो इन्हीं बीच में क्लासेस लगते थे और ऑफिसेस चलते थे। मैंने लोगों को समझाया कि ये सिर्फ बाहर आने वाले विद्यार्थी यहाँ नहीं पढ़ते हैं, यहाँ के भी विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो बच्चों को भी मोटिवेट किया कि वो अपने ही जिले में पढ़ें। इसके लिए मैंने एक प्रयास ये किया कि हम लोगों ने एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम करवाया या कॉमन एडमिशन पोर्टफोलियो खोला। उसके लिए मेरा बड़ा विरोध भी हुआ। लोगों को मानना ये था कि इससे बच्चों को नुकसान होगा। मैंने ये बताया कि विद्यार्थी एक बार अगर 1400 रुपये देता है तो वो 5 कॉलेज का वो कर सकता, सिलेक्शन कर सकता है, जबकि पहले वो 1000 रुपया एक कॉलेज में देता था और उस कॉलेज में फॉर्म भरने के लिए उसको वहां तक जाना पड़ता था। उदाहरण के तौर पे भागलपुर का बच्चा अगर मधुबनी जाना होगा तो कम से कम एक दिन में उसका 500-700 रुपया खर्च होगा। तो वो फॉर्म भर रहे 1000 रुपये का फॉर्म भरेगा, 2 दिन वहां रहेगा तो उसके ऊपर 3000 का बोझ पड़ेगा। मैंने ये व्यवस्था की कि बच्चा अपने ही शहर से ऑनलाइन फॉर्म भरे
और वो 1400 रुपये में 5 जगहों का फॉर्म भर सकता था। तो विद्यार्थी इस बात को समझे, तो फिर मेरा विरोध जो कर रहे थे वो मेरे सपोर्ट में आ गए। तो एक ये प्रयोग हुआ। दूसरा आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक दिन एक स्टेज से कहा था कि हमारे सेंटर परीक्षा केंद्र बनते जा रहे हैं, शिक्षा केंद्र नहीं है। वो बात मुझे बड़ी अपील की। तो मैंने ये प्रयास किया था कि बच्चों को क्लास में ठीक से पढ़ाया जाए, सिलेबस पूरा किया जाए और बच्चों को प्रैक्टिकल भी सिखाया जाए। तो इसके लिए मेरे प्रयास करने के बाद 10 बजे से लेके 4 बजे तक कक्षाएं चलती थी, विद्यार्थी पढ़ते थे और अध्यापक भी मन से पढ़ाते थे। मुझे ऐसा लगा कि शायद मोटिवेशन देने में कमी रह गई होगी किसी कुलपति से, या एक माहौल नहीं बना होगा। तो मैं किसी कुलपति को दोष नहीं दे रहा हूँ, किसी व्यवस्था को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैंने ये प्रयास किया। फिर मैंने क्या किया कि हमारे विश्वविद्यालय में तकरीबन 105 कॉलेज उस वक्त हुआ करते थे। उसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज भी हुआ करते थे, तो एंड देन एडेड कॉलेज भी हुआ करते थे। तो उस समय बिहार में 2000 मुझे लगता है कि 16 की बात रही होगी, 15 या 16 की बात रही होगी, नैक होने वाला था और सभी विश्वविद्यालय डरे हुए थे। तो मैंने मिथिला विश्वविद्यालय उस सेकंड साइकिल नैक के लिए सबसे पहला विश्वविद्यालय था। ये बात अलग है कि हमें B+ मिला था। तो लेकिन आपको जान के सुखद आश्चर्य भी होगा कि उस समय बिहार में कुल 72 कॉलेज का नैक हुआ और 72 कॉलेज में से 35 कॉलेज जो थे एलन मिथिला के कॉलेज थे। तो ये इसलिए मैंने कराया कि आगे पीछे फंडिंग जो है या बच्चों के एडमिशंस नैक और NIRF रैंकिंग से जुड़े हुए होंगे। उदाहरण के तौर पे जब अभी बिहार का बच्चा एडमिशन लेने दिल्ली जाएगा, तो दिल्ली विश्वविद्यालय या JNU या इस तरीके के विश्वविद्यालय वो ये देखेंगे कि आपने जिस कॉलेज या जिस विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है उस विश्वविद्यालय में नैक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मेरा ये प्रयास रहा। दूसरा मैंने ये किया कि विश्वविद्यालय यानी कि जो PG डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे कुछ यंग लोगों को लेकर आए, क्योंकि मेरे मन में ये था कि सिर्फ UG और PG की पढ़ाई करवा के एग्जाम लेना मेरा मकसद नहीं है। 4 वर्टिकल्स होते हैं, 4 स्तंभ हैं। एक स्तंभ ये है कि शिक्षा हो, दूसरा स्तंभ है रिसर्च हो यानी शोध हो, तीसरा स्तंभ हो कम्युनिटी सर्विस हो, चौथा आउटरीच एक्टिविटी। ये 4 शिक्षा के मूल स्तंभों में से एक हैं, ये स्तंभ होते हैं। तो मैंने क्या किया कि PG कॉलेज डिपार्टमेंट में रिसर्च अच्छी हो, इसलिए जब पोस्टिंग के लिए हमारे पास वो लिस्ट आई तो मैंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के माध्यम से जिन टीचर्स में ये मुझे नज़र आया कि वो रिसर्च करने में काबिल हैं, तो उनको मैंने PG में पोस्टिंग दी, जिससे कम से कम एक रिसर्च का माहौल बने। मेरे रहते वहाँ पे मेजर प्रोजेक्ट UGC के और कुछ और फंडिंग एजेंसी के आए थे, लेकिन मैं अभी निवेदन ये करना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय में एक परंपरा बननी चाहिए कि कम से कम हर विश्वविद्यालय में कम से कम 100 करोड़ रुपए सालाना के प्रोजेक्ट आए, जिससे बच्चों को रिसर्च सीखने का मौका मिले। मैं आपको बताऊं, बिहार एक ऊर्जावान धरती है, लेकिन मुश्किल ये है कि वो ऊर्जा बाहर के क्षेत्रों में बह जाती है। यानी कि बिहार का एक काबिल व्यक्ति बड़े आसानी से इस धरती के किसी भी कोने में नौकरी पा जाता है, तो वो वहाँ चला जाता है। तो उसमें हो ये रहा है कि लगातार ज्ञान जो है वो बाहर बह रहा है, तो जो भीतर लोग बचते हैं उनको गाइड करने वाला या उनको संभालने वाले लोग बहुत कम बचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम माहौल बना देंगे बिहार के भीतर ऐसा कि लोग वहाँ रुकने में उत्सुक हों, अपने जैसे मिथिला की परंपरा बड़ी अद्भुत परंपरा है, तो उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पे लोगों का रहना आवश्यक है और अच्छे लोगों का रहना आवश्यक है। जब मैंने ये बात कही कि अच्छे लोग, तो अच्छे लोगों के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती। जो आप अपने जनपद के बारे में अच्छा सोचें, आप अपने स्टेट के बारे में अच्छा सोचें, आप अपने समाज के बारे में अच्छा सोचें, आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में अच्छा सोचें, आप अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचें। तो ये अच्छी सोच एक कलेक्शन ऑफ थॉट है। जब इसको आप लेकर आएंगे तो बिहार के जो ऊर्जावान विद्यार्थी जो आज के परिवेश में आंख उठा के अच्छे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, वो कल्पना साकार करना आसान हो जाएगा। तो ये मेरा मानना है। सर के बारे में थोड़ा सा और परिचय दूं तो सर जो है विदेशों में भी कई साल तक पढ़ाए हैं, राइट सर? मैं विदेशों में 14 वर्ष तक का मैं रहा हूँ। एक वनवास समझिए जैसे हुआ था।
तो मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहा हूँ और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक परंपरा है कि कम से कम 5 वर्षों तक वो अपने विद्यार्थियों को नौकरियां नहीं देते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी बीएचयू में पढ़ता है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसका एक सपना होता है कि वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे। क्योंकि यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट अगर सीखना है तो लोग हार्वर्ड जाने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप बीएचयू आए। तो बीएचयू अपने आप में एक अनूठी संस्थान है, तो मेरे मन में था कि मैं वहाँ नौकरी करूँ। लेकिन नौकरी करने के लिए 5 साल दूर रहना आवश्यक था। तो मैंने वो यात्रा की, तो मैं 5 साल की बजाय 14 साल ही दूर रहा। लेकिन मैं उसी पोजीशन पे आया जिस पोजीशन से मेरे गुरुजी रिटायर हुए थे। तो मैं प्रोफेसर बन के 2006 दिसंबर में 13 दिसंबर 2006 को मैंने बीएचयू वापस ज्वाइन किया। उसके पहले मैंने वर्ल्ड बैंक के थ्रू हमने नाइजीरिया एक जगह है, इज अ जाइंट इन वेस्ट अफ्रीका, जहाँ पे मूंगफली, पाम ऑयल और बीन्स इस सब की खेती होती है। कृषि प्रधान है, वहाँ ऑयल भी बहुत अच्छा होता है। ओपेक कंट्री को वो डोमिनेट करता है। तो मैंने वहाँ पे सेवाएं दी और हमने वर्ल्ड बैंक के साथ फाओ और फिर हमने यूएसआईडी, यूनाइटेड स्टेट एड एजेंसी के लिए भी काम किया। मैंने एक प्रोजेक्ट चलाया था अफ्रीका में, पूरे अफ्रीका में, जिसको क्रिस्प के नाम से जानते हैं, काउपी रिसर्च सपोर्ट प्रोग्राम। अगर आपने लोबिया देखी होगी, छोटी वाली लोबिया जिसे हम फ्रेंच बीन्स कहते हैं, एक तो बड़ा होता है, बड़ा वाला, ये उसको यार्ड बीन्स बोलते हैं। ये फ्रेंच बीन्स के जो बीज होते हैं, हाँ, वो इतनी बड़ी बड़ी फलियां होती हैं, उसके बीजों का, क्योंकि वहाँ चना नहीं खाया जाता है, वहाँ बीन्स खाई जाती है, या ज़्यादातर लोग वो नॉन वेज खाते हैं, चिकन, मटन, डिफरेंट टाइप के नॉन वेज आइटम्स खाते हैं। तो वहाँ पे वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो बीन्स है। तो बीन्स के ऊपर हमने रिसर्च की थी पूरे वेस्ट अफ्रीका में कि उनके खान पान में बीन्स का क्या सहयोग होता है, और वो बीन्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कृषि प्रधान देशों में या वैसे भी मूलतः जिन फसलों को हम उगाते हैं, अगर वो समय के साथ लुप्त हो जाती हैं तो अर्थव्यवस्था पे गहरा प्रभाव पड़ता है। तो हमने बीन्स पे रिसर्च की थी, उसका नाम मैंने आपको बताया, काउपी रिसर्च सपोर्ट प्रोग्राम, यूएसआईडी का प्रोग्राम था, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी एंड देन पर्ड्यू, इनके साथ मिलकर मैंने काम किया। 14 साल लगातार आप नाइजीरिया में ही रहे कि अन्य देशों में भी गए? नहीं, 14 साल तो हम वहाँ अन्य देशों में, जैसे निजर रिपब्लिक, बेनिन रिपब्लिक, देन टोगो, देन सेनेगल, आसपास के सारे देशों में, फिर हम इथोपिया में भी गए, ऑफ कोर्स यूएस में गए, यूएस के डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे केलॉग सेंटर्स मिशिगन में, फिर हम पर्ड्यू में, फिर जगह जगह हम लोगों ने रिसर्च की। तो इस तरीके से करीब 17 कंट्रीज में हम लोगों ने रिसर्च की है। सर के बारे में एक और परिचय है कि सर लगभग 200 से ज़्यादा पत्रिका के संपादक भी रह चुके हैं। जी, वो ऐसा है कि हम पत्रिकाओं के साथ हमारे तकरीबन, और एक चीज़ और है कि सर कई किताब भी लिख चुके हैं, लगभग दर्जनों भर से भी ज़्यादा होंगे। जी, तकरीबन 30 किताबें हैं, जो ज़्यादातर जो हाई एंड साइंस की तरफ है, तो वो उस पर किताबें हैं। ये बात अलग है कि मुझे तकरीबन 18 देश विदेश के अवार्ड भी मिले हैं, जिसमें एक इंटरनेशनल सुलभ इंटरनेशनल अवार्ड भी है जो स्वच्छता के लिए मिला था। और फिर 130 पब्लिकेशंस तो हमने अपने इसलिए छापे हैं कि उसमें रिसर्च की वो चीज़ें, एक त्रुटि कही जाए तो मैं अपने किसान भाइयों के लिए हिंदी में बहुत लिखने का प्रयास करता हूँ। तो मैंने तकरीबन 500 आर्टिकल्स लिखे हैं हिंदी में, जो अखबारों में छपते हैं, और वो कृषक भाइयों के काम में भी आते हैं। लेकिन अंग्रेजी में लिखे हुए 130 अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के जो पत्र हैं, शोध पत्र हैं, वो भी छपे हैं। मैंने कहा 30 किताबें भी छपी हैं। और जो संपादक मंडल में मैं रहता हूँ, वो तो ये है कि जो शोध के पत्र हैं उनको ढंग से छांटना, और जो काबिल चीज़ें हैं उसको जनता तक पहुंचाना या रिसर्चर्स को पहुंचाना। क्योंकि हमारा ये जो साइंस है, कृषि जो है वो एक लैब में बैठ के जानी जाने वाली चीज़ सिर्फ नहीं है। ये किसानों के बीच में अगर हम नहीं जाते हैं तो फिर हमारे सारे उत्पादन के आयाम बंद हो जाते हैं। तो हम लोगों का प्रयास ये होता है कि हम कृषक भाइयों से सीखें। ये दो तरफा काम होता है। हम भाइयों से उनकी प्रॉब्लम भी समझते हैं और उनसे उनकी टेक्निक भी समझते हैं। तो उनकी टेक्निक समझ के, जिसको कभी-कभी हम जुगाड़ टेक्निक बोलते हैं, तो वो टेक्निक समझ के हम उसको आसान कैसे बनाएं
और अगर वो फायदेमंद है तो जनता तक कैसे पहुंचा। जैसे मैंने 2008 से 14 के बीच में एक प्रोजेक्ट किया जो कि वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था। 155 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, उसमें नीति आयोग नहीं था, उसमें प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। तो 155 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में ये काम हुआ था जहाँ पे उत्पादन बहुत कम होता था, एक फसल होती थी, किसानों की आय बहुत कम होती थी और ज़्यादातर खेती एक फसल तक ही सीमित थी। तो हम लोगों ने उसमें 155 डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे बहुत सारे काम किए जिससे किसान की आय दुगनी हो गई। अभी हम दुगनी आय की बात करते हैं तो लोग आश्चर्य से देखते हैं। मोदी जी को याद करने लगते हैं। तो मैं बताऊं कि ये बड़ा आसान व्यवस्था है। हमने प्रयास जो था बड़ा सरल था। किसानों के पास नवंबर तक का ही पानी होता था, तो हम लोगों ने अपने प्रयास से इन जिलों में पानी जो है फरवरी मार्च तक पहुंचा दिया। इतने प्रयास के बाद ही दुगनी आय हो गई उनकी। तो आय दुगनी होने का मतलब ये नहीं है कि हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो आय दुगनी करना बड़े मुश्किल में नहीं होता है, लेकिन दुगनी हो रही है ये। और दूसरी फसल लोगों को साल भर मिले, इसके बाद न्यूट्रिशन मिले। सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि इन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में कि भाइयों के घरों में न्यूट्रिशन बहुत कम होता है। तो हम लोगों ने बैकयार्ड यानी कि जो अगर आप जहाँ महिलाएं नहाती हैं घरों में, उसके पीछे का पानी निकलता है जिसे हम नापदान भी बोलते हैं। तो उस पानी से 5 फसलों का उत्पादन घर के पीछे कैसे हो सके, जिसमें सेम भी था जिससे प्रोटीन मिलती है, बैगन भी था, टमाटर भी था, करेला भी था। तो हम लोगों ने 5 फसलों का उत्पादन करना सिखाया। और अगर जो लोग नॉन वेजिटेरियन थे तो ऐसी मुर्गी को इंट्रोड्यूस किया जो बिल्ली से भी लड़ सकती थी, निर्भीक। तो ये सोच की बात थी। तो साल भर खाना मिलेगा, बच्चों को न्यूट्रिशन मिलेगा, तो बच्चा पढ़ेगा, सोच अच्छी होगी, बीमार कम पड़ेगा तो पैसा कम खर्च होगा, जिंदगी थोड़ी लंबी होगी, अच्छी होगी। तो इन सब प्रयास करके हम लोगों ने उस समय 3300 किसानों के साथ 3 जगहों पे काम किया था हमने। ये हमारे हिस्से का, बीएचयू के हिस्से का काम था, जिसमें हमने मिर्जापुर में काम किया, सोनभद्र में और वाराणसी में। और हमारे इंस्टीट्यूट थे शुरभि शोध संस्थान, बनवासी सेवाश्रम और ये हमारे जालान साहब, ये हमारे पार्टनर्स थे। और वो भी जो हमारे सब्जी अनुसंधान केंद्र है, IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। तो इन लोगों के साथ मिलके हम लोगों ने प्रयास किया और आज किसान वहाँ खुशहाल हैं। लोगों को हंसी आती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक कहानी, सक्सेस स्टोरी में जब कहानी लिखी गई तो उस गांव की कहानी लिखी गई जिस गांव में 15-20 सालों से लोगों ने शादियां नहीं होती थी। अगर शादी लड़कियों की होती थी तो बाहर जाके करते थे, गांव की हालत इतनी खराब थी। और जब हमने 4 साल वहां काम कर लिया तो कहानी में ये बताया गया कि साहब हमारे गांव में बोलेरो से बारात आती है। तो अगर हमने ये बात बोली तो पूरे भारतवर्ष में शायद बोलेरो से बारात आना बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन जिस गांव में 20 वर्षों से शादी बाराती नहीं आई थी वहां पे आने लगे तो एक बड़ी बात होती थी। फिर एक लक्ष्मण नाम का एक ट्रक ड्राइवर था और उसके पास सिर्फ 4 बीघा खेती होती थी। तो लक्ष्मण ड्राइवर हमारी सक्सेस स्टोरी में था कि ड्राइवरी छोड़ के वो गांव में खेती कर रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ड्राइवरी में मिलने वाला भत्ता या उसकी दरमाहा उससे ज्यादा वो कमा रहा होगा तो खेती में। फिर मैं आपको बताऊं कि उस एरिया में हिंडाल्को या बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं। ज्यादातर लेबर अपने खेतों में काम करने लगे इस प्रयास से। तो मेरा ये था, सोचना ये है, हम लोग वैज्ञानिक तरीके से ये सोचते हैं कि अगर किसानों की जिंदगी में थोड़ी सी हम तब्दीली ले आए या थोड़ा सा हमने उसके जीवन में कुछ ऐड कर दिया, वैल्यू ऐड कर दी। जिस परिवार में खाना एक बार बनता हो उस परिवार में सोलर सेल लग जाए और खाना 2 बार बनने लगे और वो भी गर्म खाना बनने लगे, तो मुझे लगता है कि शायद वो परिवार आज भी हम लोगों के प्रयासों को याद करता होगा। आज भी हम डेटा इकट्ठा करते हैं, वहाँ जाते हैं, मिलते हैं और हमारी टीम के नाम गेंदे के फूल से लिखे जाते हैं खेतों में। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए अचीवमेंट की एक बात है। सर, आप एक यहाँ तक पहुँचे, यानी कि आपको पूरी दुनिया आज जान रही है। इस सक्सेस के पीछे राज क्या है? पहली बात तो प्रयास ईमानदारी से होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी कारण से अभी युवा जो जगत है उसमें हम लोगों ने तब्दीली ऐसी लाई है, जैसे ये जो मोबाइल फ़ोन की तब्दीली है,
इसको रोक नहीं सकते, लेकिन तब्दीली लाते समय उसका सही उपयोग कितना और कब हो ये आवश्यक है। अभी बड़ी सारी स्टडी आई हुई हैं कि क्या हम ज़ॉम्बी होते जा रहे हैं, यानी कि हम मशीनी, हाँ, ज़ॉम्बी हो जा रहे हैं। हम चीज़ों को एक सधे-सधाए अंदाज़ में करते हैं। सधा-सधाया अंदाज़ अच्छा है जब तक वो मानवीय भावनाओं से ओत-प्रोत हो। लेकिन अब हम ये सब ना करके शॉर्टकट ढूँढ रहे हैं। हम रेडीमेड सवाल बताते हैं, रेडीमेड जवाब चाहते हैं और मशीन की तरह तरीके से उसको लिख देते हैं और उससे हम नौकरियाँ भी पाने के प्रयास करते हैं। तो ये प्रयास जो है सतही प्रयास है, मुझे ऐसा लगता है। आप पाते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन उतनी जल्दी ही खोते हैं। हम लोगों के प्रयास जो हुए हैं, वो ज़मीनी प्रयास रहे। मैं उदाहरण के तौर पे बता दूँ, शायद वो आज भी मैं बोलूँगा बच्चों से, कि जब मैं छोटा था, किसी कारण से परिवार में ऐसी कोई कमी नहीं, मेरे परिवार में तो 5 वाइस चांसलर हो चुके हैं। मेरी बहन भी वाइस चांसलर थी, पिताजी 2 बार वाइस चांसलर रहे, मैं 2 बार वाइस चांसलर रहा हूँ। लेकिन एक ज़माना था जब वो आपके पिताजी भी जो नोबेल पुरस्कार मिलता है उसके मेंबर भी रह चुके हैं। जी, वो चीफ जूरी थे, चीफ जूरी ऑफ नोबेल प्राइज़ इन 1996 केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की जो नोबेल प्राइज़ का एशिया चैप्टर है, उसके वो चीफ जूरी थे। यानी कि वो तरीका ये है, स्टार्टर में बना हुआ है। तो एशिया से जो भी पेपर जाएगा नोबेल प्राइज़ के लिए केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में, 1 साल के लिए उसको जूरी थे, चीफ जूरी थे। तो खैर उन्होंने क्वाजी क्रिस्टल पे काम किया, जिसमें 4 साल पहले मुझे लगता है कि नोबेल प्राइज़ मिला है। उन्होंने अपना काम पूरा नहीं कर पाए, वो वीसी बन गए थे। लेकिन अभी 4 साल पहले उन्हीं के विषय पे, उन्हीं के पेपर पे, उन्हीं के कामों को आगे बढ़ाते हुए नोबेल प्राइज़ मिला था क्वाजी क्रिस्टल पे। बहरहाल, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि उस ज़माने में किसी कारण से ₹2 फीस थी, वो ₹2 फीस नहीं जमा हो पाई स्कूल में। तो हम लोगों की पिटाई हुई, ऑब्वियसली स्कूल ऐसा था। तो प्रिंसिपल मैडम ने बहुत डाँटा, पिटाई की, गेट के बाहर खड़ा करके किया, पब्लिक में बेइज्जती हुई। तो खैर वो उस समय से मैंने निर्णय लिया कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं खुद अपने खर्चे को उठाऊँ, और ये बड़ा छोटे समय का वाक़या रहा होगा। तो अब 7 साल, 8 साल या 9 साल के बच्चा क्या कर सकता था? लेकिन मेरा एक ग्रुप ऐसा था जिसमें बेबी सिटिंग टाइप की, उस समय क्या है कि 7 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा 1 क्लास या 2 क्लास के बच्चे को पढ़ा सकता था। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन होता था। इसको भी सर मेंशन करते जाइए कि कहाँ से आप पढ़ाई स्कूली शिक्षा का ग्रहण किए हैं। अच्छा, आजकल लोग बड़े-बड़े स्कूलों में जाना पसंद करते हैं, अगला और सवाल मेरा यही था। मेरे शुरू के स्कूल का नाम था गोपी राधा कन्या पाठशाला। उसके बाद लिटिल फ्लावर स्कूल हुआ, उसके बाद सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल, मालवीय जी की संस्थान थी। तो मेरी पढ़ाई पब्लिक स्कूल में नहीं हुई। मदन मोहन मालवीय जी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो बीएचयू के फाउंडर भी थे, उन्होंने एक स्कूल भी, ये हमारा, आपने सुना होगा एक नाम, एनी बेसेंट मैडम का नाम सुना होगा, फ्रीडम फाइटिंग में वो साथ थी। तो वो जो एरिया है कमच्छा का, वहाँ पे एनी बेसेंट मैडम ने एक स्कूल खोला जो उन्हीं के नाम पे है। और एक हमारा ये जो सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल है, इसके 2 विंग हैं, एक गर्ल्स स्कूल है, एक बॉयज स्कूल है। तो मैं बॉयज स्कूल में क्लास 9 से पढ़ना स्टार्ट किया और इंटरमीडिएट करके मैं बीएचयू चला आया। तो इन यात्रा में मैंने ये प्रयास किया कि अपने खर्चे को अपने आप उठाना है। तो मैंने ट्यूशन से, और भी मैंने मुर्गी पालन सीखा, मुर्गी पालन किया। मैं जूते सिलना जानता हूँ, मैं साइकिल रिपेयर जानता हूँ, मैं स्कूटर रिपेयर जानता हूँ, मैं डेंटिंग पेंटिंग जानता हूँ, और मैं फर्नेस चलाना जानता हूँ। तो इन चीज़ों का इसलिए ये मैंने सीखा कि पिताजी के पैसे से लेके अच्छे कपड़े पहनना, मोबाइल लेना, या बढ़िया स्कूटर या मोटरसाइकिल पे घूमना या गाड़ी में घूमना मेरे बस का बात नहीं था। मैं घर में, पिताजी फिर विदेश भी गए थे पिताजी। तो पिताजी जब विदेश गए तो मेरे 3 बहनें भी हैं। तो उनकी देखभाल और सुरक्षा के लिए घर में एक लड़के का रहना ज़रूरी था। हालाँकि मेरा छोटा भाई मेरे साथ था। तो मैं, पिताजी ने जो स्कूटर दिया था, उसको मैं चलाता इसलिए नहीं था कि उसमें तेल भराने का खर्चा कौन देगा। मैं ये सुनने के लिए मेरे पास कान मेरे तैयार नहीं थे कि पिता के पैसे से ऐश करता है। तो मैंने अपने खर्चे खुद उठाए, और शायद यही लड़ाई जो भीतर आ गई, तो मैंने उस लड़ाई को अपने जीवन का मकसद बना लिया। और हर जगह प्रयास करना मेरा काम था। लोगों को लगता है कि वीसीसी परिवार में 5 बार मिली है, तो कोई बात रही होगी। तो बात प्रयासों की है। अगर मैं अपनी बात करूं,
तो मैंने करीब 84 बार 84 टाइम्स वीसी के फॉर्म भरे और इंटरव्यू दिए। तो अगर 2006 से और आज 2023 है, तो तकरीबन कितने साल हो गए? 17 साल हो गए। 17-18 वर्षों में मैंने 84 बार फॉर्म भरे और मुझे ये पद जो है 3 बार मिला। 3 बार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एनएल मिथिला में 1 बार मिला स्टेट लेवल पे, अभी मैं सेंट्रल का हूँ, इसका एक्सटेंशन भी हुआ है मेरा। लेकिन इसी के साथ मुझे सिक्किम में ऑफर हुआ था, लेकिन चूंकि एक ही ज्वाइन कर सकता था, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 84 बार में 3 बार बॉल कन्वर्ट हुई। और 84 बार कोई बॉल फेंकी और 3 बार बॉल कन्वर्ट हो, तो इसका मतलब है कि प्रयासों की आवश्यकता है। तो मेरे सारे प्रयास इसलिए होते थे कि अपने आप को कमतर नहीं आंकने देना है, न खुद को कमतर आंकना है, न दूसरे को ये मौका देना कि आप कम हैं। दूसरे प्रयास बड़े सफल और सही तरीके से होने चाहिए। हम प्रयासों को आधे अधूरे मन से करते हैं, तो ये आधे अधूरे मन से किए गए ना ही प्रार्थना सफल होती है, ना ही प्रयास सफल होते हैं। तो विद्यार्थियों में ये भावना जगानी है कि अच्छे मन से प्रयास करो, माहौल तो अपने आप बन जाता है। जी। अच्छा, एक सवाल और है कि जो बच्चे कृषि क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कृषि क्षेत्र का पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ आप संदेश देना चाहते हैं? पहले तो मैं बता दूं कि दुनिया की कुछ मशहूर अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की जो अपनी मुश्किल है वो ये है कि जोत छोटी होती जा रही है, हमारी जोत बहुत छोटी है। तो अगर 1 हेक्टेयर की बात करें, हालांकि जोत जो है 0.65 एवरेज होल्डिंग आती है, लेकिन किसी के पास तो 1 बीघा भी नहीं है। तो अगर आप 1 हेक्टेयर की इकॉनमी देखें, तो ये 2-2.5 लाख रुपए की इकॉनमी बड़ी मुश्किल से होगी। 2-2.5 लाख रुपए यानी कि 20,000 रुपए महीने का ये टोटल इकॉनमी बनती है। इतने में खर्चे पूरे नहीं होते हैं। तो अब क्या है कि खेती में थोड़ा व्यवसाय भी लेकर आना है। खेती के साथ हमारा सिर्फ फसल उत्पादन के साथ ना हो के कुछ मुर्गी पालन भी हो, कुछ अगर हम गोपालन कर सकें तो गोपालन भी हो, क्योंकि जब फसल नहीं हो रही होगी तो हम मुर्गी बेच के या अंडे बेच के पैसे कमाएंगे या दूध बेच के पैसे कमाएंगे, तो साल भर इनकम आती रहनी चाहिए। दूसरा, सेवन चीज़ों का करते समय ध्यान देना है कि प्रोटीन और जो जो सप्लीमेंट है बॉडी में वो अच्छे आए। दूसरा, ये जो व्यसन है, हमारे व्यसन क्या होते हैं आजकल? व्यसन होता है कि कोई गुटखा, पान पराग, तम्बाकू या आजकल राजविलास या पता नहीं कितने कितने चीज़ें आ रही हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि इन सब के कंजम्पशन से 10 साल में जो हमने 20 रुपया रोज खर्च किया है वो लाखों के खर्चे में बदल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। कृषि विद्यार्थी को प्रयास ये करना चाहिए कि कृषि को प्रैक्टिस में लेकर आए। मॉडर्न एग्रीकल्चर जैसे अभी तो वर्टिकल फार्मिंग हो रही है, हाइड्रोपोनिक हो रहा है, एक्वापोनिक हो रहा है। तो ये विद्यार्थी को ये प्रयास करने चाहिए कि नई नई तकनीकी सीखे और जिस विषय को उसने ज्ञान अर्जित किया है, मैंने ये महसूस किया है कि कृषि विद्यार्थी को अपॉर्चुनिटी बहुत होती है। तो वो बैंक में भी जा जाता है, फर्दर रिसर्च में भी जा सकता है, लेक्चरर भी बन सकता है, रिसर्चर भी बन सकता है और वो व्यवसाय भी कर सकता है। तो लेकिन इसमें सबसे सरल है सिविल सर्विसेज में जाना किसी विद्यार्थी का और बैंकिंग में जाना। तो 90% विद्यार्थी कृषि की डिग्री लेने के बाद इन्हीं दोनों जगहों पे जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी विद्यार्थी को प्रयास ये करना चाहिए कि जिस चीज़ में उसने डिग्री हासिल की है, उससे जुड़ा व्यवसाय करे या उससे जुड़ी कोई चीज़ों में करे, जिससे उसका मन भी खुश रहेगा और देश को लाभ भी होगा। अब अगला सवाल ये है और ये लास्ट ही सवाल होगा, किसानों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसान जो है अभी खेती कर रहे हैं और पुरानी विधि को ही अभी तक पालन करते आ रहे हैं, जहाँ तक अगर गाँव में किसान को देखा जाए तो। हाँ, वैसे किसान हैं जो ज़्यादा एजुकेटेड हो गए, कुछ पढ़ लिख लिए या कुछ उनको जानकारी मिली, सरकार की योजनाओं की उनको जानकारी मिली, तो वो ग्रीन फार्मिंग ला करके या नए टेक्निक को ला करके वो अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं और अच्छा कर भी रहे हैं। लेकिन जो गाँव के किसान हैं, जो पहले के किसान हैं, वो उसी परंपरा को अभी भी चलाते आ रहे हैं। वही बीज को लाना, पहले जो बीज रखते थे अपने भूसा में डाल करके, वही सब चीज़ें अभी करते आ रहे हैं। उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो मैं बताऊं कि अभी हम लोगों ने आपने बीज की बात करी तो बीज की बात से ही शुरू कर लेते हैं कि अभी हम लोगों के संकर बीज की व्यवस्था है, तो हाइब्रिड सीड वगैरह हम लेकर आए हैं। तो इसमें हो क्या रहा था कि पुराने समय में हमारे बीज जो थे
उन्नत किस्म के नहीं थे, तो उससे मिलने वाला उत्पादन बहुत कम हुआ करता था, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हुआ करती थी। उदाहरण के तौर पे अगर हम 5-6 क्विंटल गेहूँ लेते थे 1 हेक्टेयर में, ज़्यादा गेहूँ नहीं हुआ करता था। तो लेकिन अभी 50-60 क्विंटल भी होने लगा है। तो अभी बीजों का कमाल है, तो बीज को हर 2 साल में बदलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जैसे-तैसे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल, केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी हमारी मिट्टी जो है मर रही है, यानी मृदा जाँच, सॉइल टेस्टिंग ज़रूरी है। क्योंकि आजकल हम आँख बंद करके यूरिया या एनपीके इन तरीके की पोटाश ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी खेत में या किसी भी फसल को 17 एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक ही ये 2 एलिमेंट कम होते हैं, इसलिए हम अपना पैसा भी नुकसान कर रहे हैं। तो जाँच करवाने के बाद उस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, केमिकल का। दूसरा फार्म यार्ड मैन्योर, जैसे गोबर तो कम ही हो रहा है, लेकिन फार्म यार्ड मैन्योर इस्तेमाल करना चाहिए। उससे फसल में ऊर्जा आती है, फसल की हेल्थ भी अच्छी रहती है और सॉइल की हेल्थ अच्छी होती है। दूसरी बात, सिर्फ बीज बदलने भर से ही आप 20-25% की तब्दीली ला सकते हैं। मैं आपको एक मज़ेदार बात बता दूं, जानवरों में आपने देखा होगा, अपने यहाँ दूध देने वाले जानवर दूध बहुत कम देते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि ज़्यादातर जानवर के पेट में कीड़ों की समस्या है। अगर आप 6 महीने में एक बार डिवर्मिंग करवा दें, तो आपका 60% दूध वैसे ही बढ़ जाएगा। तो इस तरीके की छोटी-छोटी चीज़ों को वैज्ञानिक तरीके से समझना है। वो जो आप डिवर्मिंग बोले हैं, वो हिंदी में बोल दीजिए ताकि लोग ज़्यादा अच्छा जी, आसानी जी। से समझ जाएँ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये पेट में कीड़े होने की समस्या, पेट में कीड़े होने की समस्या जानवरों को भी है और मानव को भी है। आपने महसूस किया होगा कि कभी-कभी बच्चे अपने बाल नोचने लगते हैं या शरीर में गोल-गोल धब्बे से पड़ने लगते हैं, उसमें एक छोटा-सा भूरे रंग का निशान होता है। ये सारी चीज़ों को की प्रॉब्लम जो है पेट में कीड़े से होती है। गाँव में बच्चे कभी-कभी इरिटेट हो जाते हैं या पेट बढ़ जाता है, बाल उड़ने लगते हैं, आँख ऐसी दिखाई देने लगती है। तो कुछ बीमारियों में मुख्य बीमारी ये है कि पेट में कीड़े होते हैं। इसलिए डॉक्टर की मदद से सभी व्यक्तियों को, जो ज़्यादातर नंगे पाँव में जाते हैं, गाँव में जो हमारे जानवर पशु होते हैं, उनके यूरिन और उसके स्क्रीटा यानी कि उसके गोबर से या उससे हमारे नाखून के बीच में वो कीड़े, अंडे जो होते हैं वो नाखून के बीच में आ जाते हैं। फिर वो हमारे खून के रास्ते हमारे पेट में या हमारे शरीर में अपना घर बना लेते हैं। तो ये आवश्यक है कि हर 6 महीने में डॉक्टर की मदद, और इसकी खर्चे बहुत कम होते हैं। कुल खर्चा ₹25 का होगा, लेकिन आप स्वस्थ रहेंगे, आपके शरीर में खाना लगेगा, आप निरोगी बनेंगे तो पढ़ाई-लिखाई करेंगे, काम करने का मन करेगा। ऐसे ही जानवरों में भी हो रहा है। यहाँ तक कि मुर्गी में भी होता है। तो डिवर्मिंग करवानी आवश्यक है, यानी कि पेट से कीड़े निकालने के लिए दवा होती है और जानवरों के लिए ₹18 की दवा आती है। 3 गोलियाँ वो दी जाती हैं, उसको खाने के साथ दे देना है और वो पेट में सारे कीड़े निकल जाते हैं, जिससे उसको खाना जल्दी लगता है, पचता है और दूध देने वाला जानवर है तो दूध देगा, अगर मुर्गी है तो वज़न गेन करेगी, अंडे देने लगेगी। तो डिवर्मिंग सबको करानी चाहिए, यानी कि पेट से कीड़ों की निकालने की जो दवा है, वो सबको हर 6 महीने में लेनी चाहिए और गाँव के परिवेश में अवश्य लेनी चाहिए। दूसरी समस्या, हमारे शरीर में आयरन बहुत कम है। ये भारतीय परिवेश में आयरन, कैल्शियम इस सब की कमी कैसे हो रही है? गाँव में जो हम फसल उगाते हैं, ये सारी चीज़ें, मैंने आपको अभी 17 एलिमेंट की बात करी। ये सारे एलिमेंट मिल के ही पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं। तो जब ये एलिमेंट ही कम है, तो ये सारे पोषक तत्व भी कम होते हैं। तो फसल में पोषक तत्व कम हुआ तो हमारे शरीर को कम मिला, भूसे में कम हुआ तो जानवर को कम मिला, जानवर को कम मिला तो दूध कम होगा, दूध होगा भी तो उसमें पोषक तत्व नहीं होंगे। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए पोषक तत्व का निर्माण सही तरीके से हो, इसके लिए आवश्यक ये है कि हम बैलेंस डाइट लें, जैसे सब्जी-भाजी का उपयोग ठीक से करें। मैंने अभी आपसे कहा कि फसल में किसान क्या कर रहे हैं कि 1 या 2 फसल लेते हैं, वो भी सीरियल्स यानी कि गेहूँ और धान। लेकिन इसमें देखना है कि साहब आप छोटे एरिया में अपने पसंद का एक प्रोटीन, सेम लगा लें, टमाटर लगा लें, प्याज रखें। अगर मार्केट बहुत महँगा है तो कम से कम आप अपने खेत से अपने बच्चों को, अपने परिवार के लिए तो पूरा करेंगे, तो आपको पोषक तत्व साल भर मिलेंगे। तो बैकयार्ड वेजिटेबल फार्मिंग और बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग सभी को, यानी कि अपने घर के पीछे 4-6 मुर्गी, जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़े तो ₹200 की मुर्गी बेच ली आपने।
तो अगर 10 मुर्गी रख ली आपको और 100-150 ग्राम आपको खाना देना है मक्के का, और वो छोड़ देंगे तो अपनी कीड़ी खुद ढूँढ लेंगी। तो इससे आपको कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि आपकी पैसे तो उससे मिल रहे हैं, लेकिन ज़रूरत के समय पैसे इससे मिल जाते हैं। इसी तरीके से दूध भी कर लेना है। बकरी भी रख सकते हैं, बकरी का दूध बहुत अच्छा होता है। हमारे महात्मा गांधी तो बकरी का दूध ही रेफ़र करते थे। तो बोलते हैं आम की आम गुठलियों के दाम, अगर आप बिक नहीं पा रहा है तो खुद खा लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से खुशी ढूँढने का प्रयास करना है, और छोटे-छोटे बिज़नेस करके किसी ने आजकल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ऐसे सैकड़ों परियोजनाएँ ऐसी हैं जहाँ पे किसान भाई लोग अपनी कंपनी बना सकते हैं। तो अपनी यानी प्रोड्यूसर्स कंपनी, अपनी फसल के लिए, चूड़ा बनाने के लिए जो होता है, हाथ से सत्तू बनाने के लिए, तो ऐसे चीज़ों में जुड़ने से आपको 2 पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इन 2 पैसे एक्स्ट्रा मिलने से बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता है, नए कपड़े ले सकते हैं त्योहार में, आप खुशियाँ ढूँढ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि किसान भाइयों को भी इन सारी व्यवस्थाओं में जुड़ के कुछ नया-नया प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। जी। सर इतने बड़े विद्वान हैं कि इनसे जितना देर बात करूँगा बातें ख़त्म नहीं होगी। उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास, हमारा ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और आज आपका कुछ नए चीज़ आप आज जाने होंगे। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज़, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।